गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स पेपर के चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ई लेक्चर की सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर में इसमें अभी तक देख लिया है कि किस तरीके से हम हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कैलकुलेट करते हैं। इसी के क्रम में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि अगर हमें कोई अनरियलाइज रेंट रिकवर होता है तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको किस तरीके से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाएंगे। इसमें हमारा फर्स्ट प्रोविजन था, उसमें मैंने बताया था कि अगर अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन हमें प्रीवियस ईयर गत वर्ष 2001-2 से पहले मिला है, क्योंकि अनरियलाइज रेंट अगर होता है हमारा तो उसको रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से हमें डिडक्शन उसका मिल जाता है। तो वो डिडक्शन हमें गत वर्ष प्रीवियस ईयर 2001-2 से पहले मिला हो, 1-2 से पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो उस केस में और डिडक्शन 1-2 से पहले मिला हो और वो अमाउंट अनरियलाइज रेंट का वो अमाउंट हमें अब चल रहे हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है उसमें रिकवर होता है। तो उस केस में जिस साल अनरियलाइज रेंट का अमाउंट रिकवर हो रहा है उसी ईयर में वो अमाउंट टैक्सेबल होगा और वो अमाउंट उस एक्सटेंट तक टैक्सेबल होगा जिस एक्सटेंट तक हमें उस प्रीवियस ईयर में जब ये अनरियलाइज रेंट हुआ था उसमें डिडक्शन मिला था। और रिकवर्ड अनरियलाइज रेंट में से केवल हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती मिलती है जो कि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू होती है। इसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया था, अगर 1000 का अनरियलाइज रेंट हुआ है और हमें डिडक्शन वहां पे केवल 600 का मिला है और अगर करंट प्रीवियस ईयर में हमें पूरे 1000 रिकवर हो जाते हैं तो टैक्सेबल केवल 600 होंगे, क्योंकि 600 का ही डिडक्शन मिला था। बाकी के जो 400 थे जो उस टाइम डिडक्शन नहीं मिले थे वो ऑलरेडी टैक्स्ड हो चुके हैं, तो उस 400 पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। सेकंड प्रोविजन आता है, अगर हमें अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन 2001-2 या 2001-2 के बाद वाले प्रीवियस ईयर में मिला था और वो अनरियलाइज रेंट अभी करंट प्रीवियस ईयर में हमें रिकवर हो रहा है, तो जिस ईयर में अनरियलाइज रेंट रिकवर हो रहा है उसी ईयर में टैक्सेबल होगा और उसमें केवल 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। इसी के क्रम में इसको और डिटेल समझाने के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल से एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक इलस्ट्रेशन है, हेमंत अजानी हैड इनहेरेंट हाउस फ्रॉम हिज फादर Amarjit Ajani in the year 1993 with the condition that he will pay a sum of rupees 1000 per month to his grandfather throughout his life, irrespective of the fact whether any rent is recovered or not. During the previous year, Hemant was able to let out his house only for 8 months, केवल 8 months के लिए ही उसने इसको रेंट पे दिया at a rent of rupees 5000 per month. House remained vacant for remaining 4 months. 4 months house vacant रहा है. He has furnished following information in respect of this house. Municipal taxes paid by tenant 10% of municipal valuation. जो ये है 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन है, तो अपनी म्यूनसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 5300 है 10% निकली तो 100% कितना हो गया अपना 53,000 हमारी म्यूनसिपल वैल्यू हो जाएगी। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हाउस पेड बाय टेनेंट, ये इंफॉर्मेशन हमारी इरेलीवेंट है, इसका कहीं हमें डिडक्शन या कुछ भी नहीं मिलता है, ये हमने देख लिया था, इसको कहीं शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन लोन टेकन बाय हेमंत अजानी फॉर रिनोवेशन ऑफ हाउस। रिनोवेशन ऑफ हाउस के लिए उसने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट पे किया 12,000। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर पेड ऑन लोन टेकन बाय अमरजीत अजानी, ये ध्यान रखना है, अमरजीत अजानी जी ने लिया है लोन जो कि हेमंत अजानी के फादर हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर द हाउस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 91-92। तो हमें ये प्रोविजन बिल्कुल रिकॉल हो जाना चाहिए कि जब इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब जो ओनर है जिसकी अपन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एसएससी है, उसने खुद ने लोन लिया हो। अगर उसने फादर ने लोन लिया है, चाहे हाउस उसी हाउस के ऊपर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके खुद के द्वारा लोन लिया हुआ होना चाहिए तभी उसको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज को डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई हमें टैक्स कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। एक्चुअल कलेक्शन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 400, इसका भी कोई मतलब नहीं है। वाटर एक्सपेंसेस पेड टू स्टेट गवर्नमेंट बाय हेमंत अजानी, वाटर एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं वो कितने 400।
After inheriting the above house in the year 1993, Hemant decided to sell his personal house, which was being let out earlier. Hemant finally sold his personal house on 4th December 1995. On 4th November 2018, Hemant recovered unrealized rent of rupees 30,000 for previous year 1993-94 related to this हाउस. जो हाउस उसने सोल्ड किया है उस हाउस से रिलेटेड को 1993 का कोई अनरियलाइज रेंट था वो अभी उसको रिकवर हो रहा है और वो हाउस वो ऑलरेडी बेच चुका है 95 में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता. हमें देखा था कि ओनरशिप उसकी है या नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर अनरियलाइज रेंट रिकवर हो रहा है और जिस ईयर रिकवर हो रहा है उसी ईयर टैक्सेबल होगा. और ये अनरियलाइज रेंट कब रिडक्शन कब मिला था हमें 2001-2 गत वर्ष से पहले. During previous year, Hemant paid a sum of rupees 1,000 on account of litigation expenses with the old tenant. litigation expenses वगैरह कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, 30% आपको इसमें डिडक्शन मिल जाता है. Compute income from house property for the assessment year 2019-20. तो हम देखेंगे किस तरीके से कंप्यूट करेंगे. म्यूनसिपल वैल्यू के लिए देखेंगे हम कि इसने कहा है कि म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट. ये भी ध्यान रखना है कि म्यूनसिपल टैक्सेस टेनेंट ने पे किए हैं. तो म्यूनसिपल टैक्सेस का डिडक्शन एक ही केस में मिलता है अगर म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. यहाँ पे टेनेंट ने पे किया है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन म्यूनसिपल टैक्सेस जो बताए हैं वो 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन बताए हैं. तो 5300 10% के लिए तो 100% हो गया हमारा 53,000. तो म्यूनसिपल वैल्यू हो गई हमारी 53,000. ये हो गया हमारे तरफ से एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट हमें नहीं दे रखा है. अब बात आती है रेंट रिसीवेबल. रेंटल वैल्यू ऑफ द फॉर द ईयर रेंट रिसीवेबल कितना होगा. उसने रेंट पे दिया है 5,000 पर मंथ के हिसाब से. तो 12 मंथ्स इसकी ओनरशिप थी तो 12 महीने का हम रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे आ गए 60,000. ये आ गया हमारा रेंट रिसीवेबल. तो एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल विच एवर इज मोर वही हमारे आगे वैल्यू ले ली जाएगी. तो हमारी विच एवर मोर लिया वो आ गया हमारा 60,000. उसमें से हमें डिडक्शन मिलेगा वेकेंट पीरियड के रेंट का, रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड. तो इसने कहा है कि वो केवल 8 मंथ्स के लिए ही रेंट पे दे पाया और 4 मंथ्स के लिए घर उसका खाली रहा है. तो 4 मंथ्स का रेंट हो गया 5,000 इंटू 4 20,000. ये यहाँ पे उसको लेस कर दिया जाएगा. तो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू आती है 40,000. अब बात आती है ग्रोस एनुअल वैल्यू में से हमें रिडक्शन मिलता है म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. लेकिन इसमें म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. यही हमारी नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगी. उसमें से डिडक्शन हमें 30% ऑफ एनुअल नेट एनुअल वैल्यू 40,000 का 30% किया 12,000 आ गया. और साथ ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24B में. अब इंटरेस्ट के लिए बोला है कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया है वो हेमंत अजानी के फादर के द्वारा लिया गया है. तो उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि लोन उसी एसएससी के द्वारा लिया हुआ होना चाहिए. अब एसएससी ने तो लिया था रिनोवेशन के लिए लोन, उसके लिए उसने पे किया है 12,000 इंटरेस्ट पे किया है. तो 12,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा 24B में. डिडक्शन दे दिया गया तो टैक्सेबल इनकम आ गई हमारी लेट आउट हाउस की 60,000. अब ये कह रहा है कि अनरियलाइज रेंट था 93-94 का, वो वाला घर तो जिसका अनरियलाइज रेंट रहा था वो घर उसने 95 में बेच भी दिया. उसका कोई अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है अभी हमारे प्रीवियस ईयर 18-19 में. उसका क्या करना है. तो इसके लिए प्रोविजन मैंने बताया है कि अनरियलाइज रेंट जिस साल रिकवर होता है उसी साल टैक्सेबल होता है. उसमें से केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 30% ऑफ एनएवी और 2001-2 से पहले मिल रहा है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो तब हमें देखना है कि जब हमें डिडक्शन पार्शियल डिडक्शन मिला हो तो हमें कितना अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है. और ओनरशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी अभी भी उस हाउस की ओनरशिप है या नहीं है जिसके रिलेटेड हमें अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है. तो कितना है अनरियलाइज रेंट 30,000. इसमें से हमें 30% की डिडक्शन मिल जाएगा स्टैट्यूटरी डिडक्शन और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. और अदर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो उसका हमें कोई रिडक्शन कहीं भी नहीं मिलता है क्योंकि 30% का आपको उसमें रिडक्शन दे दिया जाता है. तो यहाँ जैसे बताएंगे एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता. कलेक्शन एक्सपेंसेस जो हैं कोई लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो हैं उनका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, केवल 30% रिडक्शन ही मिलता है. वाटर टैक्सेस पेड बाई टू द स्टेट गवर्नमेंट इसका भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, केवल म्यूनसिपल टैक्सेस पेड टू स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वही डिडक्शन मिलता है. नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड. अगर एरियर ऑफ रेंट रिसीव होता है उसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है वो प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 25B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961.
अनरियलाइज्ड रेंट के प्रोविजन हमें दिए गए थे सेक्शन 25A एंड डबल ए में। तो if an assessee has received any amount by way of arrear of rent in respect of laid out house property which was not included in the total income of assessee in earlier previous year, then after deducting a sum equal to 30% of such amount, the remaining amount shall be deemed to be the income taxable under the head income from house property। तो ये आपको अगर कोई एसएससी जिसको कोई बकाया किराया प्रीवियस ईयर में रिकवर होता है जो कि पुराने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो जिस ईयर में रिकवर होगा उसी ईयर में वो अमाउंट टैक्सेबल होगा और उसमें से 30% का आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा, बशर्ते कि वो अमाउंट जो आपको रिकवर हो रहा है वो अमाउंट पिछले किसी भी प्रीवियस ईयर के टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड ना किया गया हो और उसके ऊपर अभी तक टैक्स नहीं लगाया गया हो। Such income shall be taxable in the previous year in which the amount of arrear is received by assessee, whether the assessee owns the property or not in the previous year। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि assessee के पास वो वाली प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड एरियर ऑफ रेंट रिसीव हो रहा है वो प्रॉपर्टी उसके पास है या नहीं है, या उसने बेच दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके प्रोविजन भी सेम वैसे ही हैं जैसे कि हमने अनरियलाइज रेंट के देखे थे। तो जब भी हमें एरियर ऑफ रेंट रिकवर होगा वो उसी ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में रिकवर हो रहा है, रिसीव हो रहा है, उसमें से आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। और एरियर ऑफ रेंट ये आपको ध्यान रखना है कि वो एरियर ऑफ रेंट किसी भी गत वर्ष के टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड ना हुआ हो, वो अमाउंट उसके ऊपर पहले टैक्स न दे दिया हो अपन ने। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2015-16 से रिलेटेड 16-17 15-16, 17-18 3 साल का अगर एरियर ऑफ रेंट रिकवर होता है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इन तीनों सालों में वो एरियर ऑफ रेंट जो अमाउंट आपको रिकवर हो रहा है वो अमाउंट इन ईयर्स के टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड ना किया गया हो। तो जिस ईयर में अगर प्रीवियस ईयर 18-19 में रिकवर हो रहा है तो 18-19 में वो अमाउंट टैक्सेबल होगा और उसमें से 30% का आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर्टी 18-19 में सस्सी के पास में है या नहीं है। इसी को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये है सौरभ मंगल हैज लेट आउट हिज हाउस इज वन ऑफ द हाउस सिंस 1st April 2002 at a rent of rupees 10,000 per month. On 1st June 2018, he received 42,000 as arrear of rent as rent was increased by 3,000 per month with effect from 1 अप्रैल 2017 as per decision of the court। कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग 2018 में आके 1 अप्रैल 2017 से रेंट बढ़ा दिया गया है और बढ़ा हुआ 3,000 पर मंथ के हिसाब से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया रेंट। और एरियर ऑफ रेंट हमें मिल रहा है 42,000 as per the court decision। At the same time, he recovered 40,000 out of unrealized rent from his earlier tenant। कोई पिछला उसका टेनेंट था उससे उसको 40,000 अनरियलाइज रेंट भी रिकवर हुआ है। फाइंड टैक्सेबल अमाउंट आउट ऑफ दिस एरियर रिसीव्ड एंड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको जो एरियर ऑफ रेंट मिला है वो मिला है 1 जून 2018 18-19 में मिला है। और हम कौन से ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20। तो जो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2018 की जो भी इनकम होगी वो तो इसी ईयर की इनकम मानी जाएगी, वो एरियर ऑफ रेंट नहीं माना जाएगा। एरियर ऑफ रेंट होता है पिछले किसी गत वर्ष का हमें मिल रहा हो। तो ये 3 साल की जो 3 महीने की जो एरियर ऑफ रेंट जो बता रहे हैं ये एरियर ऑफ रेंट उसी ईयर की इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। अभी हम याद कर रहे हैं केवल एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट रिकवर जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे अगर 1 अप्रैल 2017 से कोर्ट डिसीजन के अकॉर्डिंग 3,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट बढ़ा दिया गया है तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का ही एरियर ऑफ रेंट लेंगे। वो हो गए हमारे 12 मंथ्स, 12 इंटू 3,000 पर मंथ के हिसाब से हमारा एरियर ऑफ रेंट हो गया 36,000। अनरियलाइज रेंट के लिए बोला गया है कि 40,000 हमें अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है तो वो भी उसी साल टैक्सेबल होगा जिस साल ये रिकवर हुआ है, रिसीव हुआ है। और दोनों में से एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट में से डिडक्शन कितना मिलता है आपको 30% मिलता है, वो हमें 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन कितना है 30%, तो 76,000 का 30% यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। और जो टैक्सेबल नेट इनकम आएगी वही हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एरियर ऑफ रेंट पिछले गत वर्ष का ही लेना है,
क्योंकि इस ईयर में जो मिल रहा है वो इस ईयर के इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे एरियर ऑफ रेंट लिया है हमने 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2018 तक का, और 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक का, और 1 अप्रैल 2018 से 30 मई 2018 का रेंट इसी ईयर की इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। तो हमें ये प्रोविजन भी ध्यान रखना, अगर गत वर्ष का ही एरियर ऑफ रेंट गत वर्ष में मिल रहा है तो वो गत वर्ष की टैक्सेबल इनकम इंक्लूड होगा, उसको अलग से एरियर ऑफ रेंट के रूप में कंप्यूट नहीं करेंगे। इससे आगे कुछ प्रोविजन और बच जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।